सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। तो इससे पहले हमने प्रश्नावली 7.3 का एक पार्ट कर लिया और उसमें हमने 5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। और उसके पहले हमने परिचय 7.3 के 3 पार्ट भी देख लिया। उसमें हमने सारे के सारे एग्जाम्पल को सॉल्व किया और उसको समझा। सारे के सारे एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर लिया और उसको समझ भी लिया। अगर आपने उन तीनों वीडियो को देखा होगा तो प्रश्नावली 7.3 का एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा होगा। अगर इसमें से कोई कंफ्यूजन है तो आइए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 7.3। और ये है प्रश्नावली 7.3 का दूसरा पार्ट जिसमें हम बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले हमने 5 क्वेश्चन का वीडियो बना दिया है, वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आइए देखते हैं हमारा छठवां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, क्या है, यदि n-1 P3 रेशियो दिया है, ठीक है, n-1 P3 is to 9 P4 is equal to 1:9, ठीक है, यानी 1:9, या फिर इसको 1 बोलो या फिर बोलो। चलो, तो n का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अनुपात समझ में आता है? हाँ, जैसे हम लिखें 2:3, इसका मतलब क्या हुआ, ये 2/3 लिखा हुआ है, समझ आता है। चलो, वही चीज लिखा हुआ देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया उसको देखते हैं। दिया है n-1 P3, अनुपाते दिया है तो हम बटे में लिख देते हैं n-P4 इज इक्वल टू 1:9। क्या लिखेंगे, 1/9 लिखेंगे। चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये NPR का फॉर्मूला पता ही होगा। NPR बराबर क्या होता है, n फैक्टोरियल बटे n-r फैक्टोरियल। तो सॉल्व करते हैं। इसको हम लिखेंगे इसको देखो ध्यान से, क्या लिखेंगे, n-1 का फैक्टोरियल बटे क्या करेंगे, n-1, इसमें से इसको घटा देंगे, n में से r को घटाते हैं ना, यहाँ पे r की जगह पे 3 दिया है तो इसको घटा देते हैं, ठीक है, ये बन गया फैक्टोरियल। ठीक, अभी हमने सिर्फ इसका लिखा है, इसको अभी तो लिखना है। तो ये बटे में है तो बड़ा सा बड़े बटे बनाएंगे और नीचे लिखेंगे n फैक्टोरियल बटे n-4 फैक्टोरियल, लिखेंगे कि नहीं, समझे। अच्छा, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/9, समझ में आया। तो आगे सॉल्व करते हैं जल्दी से। ये है n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ पे n फैक्टोरियल दिया हुआ है, यहाँ पे n बाहर निकाल करके इसको n-1 फैक्टोरियल बनाया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। जैसे हमारे पास n फैक्टोरियल दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n को बाहर निकाल दो, n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे हमारे पास 4 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो इसको हम किस तरह लिखते हैं, 4 गुणे 3 फैक्टोरियल लिखते हैं ना, यानी 4 में से 1 को घटाया गया, उसी तरह यहाँ पे से n में से 1 को घटाया गया है, समझे। चलो, तो हम इसको लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अच्छा, ध्यान से देखो, ये और ये कैंसिल आउट हो गया n-1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है, n-1 -3 फैक्टोरियल, यानी -1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 फैक्टोरियल, ठीक है, n-4 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी n-4 फैक्टोरियल, ये भी गया, क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे n/1 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 1/1 बचा है और नीचे क्या बचा है, n/1 बचा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, 1/1 को इसको रिवर्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/n बन जाएगा। n/1 था, रिवर्स करेंगे तो 1/n बन जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ पे जो इसकी वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, ध्यान से देखो, क्या बचेगी, 1/n बचेगी, आएगा समझ में। आगे है 1/9, n का मान आ गया, n बराबर हमारे पास आ गया 9,
अरे 9 को इधर गुणा करो, n को 1 इधर गुणा करो, n बराबर 9 आंसर आ जाएगा। समझे? अगला भी क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब हम 7वां क्वेश्चन को देखेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है? r ज्ञात कीजिए, r का मान ज्ञात करना है। यदि 5pr बराबर 2 6pr माइनस 1, पहले इसे क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। हमारे पास दिया है 5pr बराबर 2, यानी 2 इसमें गुणा में है, ना, 2 गुणे 6pr माइनस 1, ये लिखा है। ध्यान से देखो, यही लिखा है और कुछ नहीं लिखा ना। चलो अब आगे सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। 5pr को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे है 2 गुणे, इसको लिखेंगे 6 फैक्टोरियल बटे r माइनस 1, ये तो दिया हुआ है। ध्यान से देखो, 6 में से इसको घटाएंगे, 6 माइनस r माइनस 1 करेंगे ना, तो लेकिन हम इसको इस तरह तो घटाएंगे नहीं क्योंकि माइनस है। तो यहाँ पे हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। तो 6 में से हमको इसको घटाना है, 6 में से इसको घटाना है ना, हाँ। तो 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, समझ में आया कि नहीं? अरे r माइनस सॉरी n माइनस r फैक्टोरियल करते हैं कि नहीं? नीचे ये फैक्टोरियल अंदर चला के बाहर रहा, ठीक है। तो उसी तरह हमने इसमें से इसको घटाया है, इसमें से इसको घटाने के लिए ब्रैकेट को बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे 2 डिजिट हो, 2 टाइप के पद हों, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको हम क्या लिखेंगे? चलो, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 6 गुणे 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं? बाकी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है? यहाँ पे बचा 1 बटे 5 माइनस r फैक्टोरियल, यही ना बचा, साफ लिख देते हैं, गंदा हो गया। यहाँ पे बचा 5 माइनस r फैक्टोरियल बराबर 2 गुणे ऊपर बचा 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आया? 6। यहाँ पे माइनस r और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस यहाँ पे गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। 6 1 में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? 7 माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब हमको इसको इस तरह तोड़ना है कि इसको दोनों कैंसिल आउट हो जाए। तोड़ सकते हैं? तोड़ने आता है कि नहीं? तो आओ तोड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दिया है 7 माइनस r फैक्टोरियल। इसमें से एक घटा करके देखते हैं। 7 माइनस r को बाहर ले लो, इसमें से एक घटा दो, ठीक है। 7 माइनस r को बाहर ले लो, 7 माइनस r, इसमें से एक को घटा दो, इसका फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं? ये कितना है? 7 में से घटेगा कितना होगा? 6, ठीक है, 6 होगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 6 माइनस r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसको भी बाहर निकाल दो। जब इसको हम बाहर निकालेंगे 6 माइनस r फैक्टोरियल को हमने बाहर 6 माइनस r को हमने बाहर निकाल दिया, तो उसमें से एक और घटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस r फैक्टोरियल आ जाएगा। समझ में आया? निकाल लेना। तो यानी हम इसके जगह ये लिख सकते हैं कि नहीं? ये पूरा, तो इसके जगह हम यही लिख देते हैं, यहाँ पे 7 भी रहेगा, 7 माइनस r, 6 माइनस r और 5 माइनस r फैक्टोरियल। समझ में आया? ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या? आसान है, सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व कर देते हैं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 का 6 में गुणा कर दो, 12 हो जाएगा, और ये पूरा इधर आके गुणा हो जाएगा,
ये यहाँ पे क्या बचा, 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, एक में गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे एक बचा, ये इधर चला जाएगा, तो यानी हमारे पास आ गया 7 माइनस 6, सॉरी 7 माइनस आर, 7 माइनस आर, और यहाँ पे 6 माइनस आर बराबर 2 छक्के 12 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण पढ़ा है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 का 6 में गुणा करो, कितना आ जाएगा, 7 छक्के 42, और 7 का माइनस आर में गुणा करो, कितना आ जाएगा, -7 आर आ जाएगा, और माइनस आर का 6 में गुणा करो, -6 आर आ जाएगा, माइनस आर का माइनस आर में गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस आर का स्क्वायर बराबर 12, समझे। अच्छा अब देखते हैं, 12 को इधर लेते आते हैं, 12 को इधर लेकर आते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 1 13 यानी -13 आर, और 12 आकर के 42 में से घट जाएगा, क्योंकि 12 उधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा +30 बराबर 0। 42 में से 12 घटाओगे तो 30 ही आएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको तोड़ना है, अब हमको इसको तोड़ना है, ठीक है। अच्छा 30 का गुणन करो, खंड करो, कैसे हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 10 33 होता है ना, तो हम इसको तोड़ सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस 13 आर को हम तोड़ सकते हैं 10 आर माइनस 3 आर में तोड़ सकते हैं कि नहीं, +30 है बराबर 0। ये हमने कैसे किया, इसका इस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, एक ट्रिक है गुणनखंड करने का, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे 10 आर है, दोनों में कॉमन क्या है, आर है ना, तो आर को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे क्या बचा आर, यहाँ पे कितना बचा 10, ठीक है। और यहाँ पे देखो -3 आर है, यहाँ पे +30 है, इन दोनों में से हम 3 निकाल सकते हैं, -3 निकालेंगे, ठीक है, -3 निकालेंगे क्योंकि बीच में हमको माइनस चाहिए, तो -3 को बाहर निकाल लो, कितना बचा r - 10 = 0 बचेगा। r - 10 इधर भी है, r - 10 इधर भी है, दोनों को कॉमन निकाल दो, r - 10 हमने कॉमन निकाल दिया, बचा क्या r - 3, r - 3 बराबर 0। अब देखो r की 2 वैल्यूज आ रही हैं, आ रहे हैं कि नहीं, r की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक आएगा, बताओ क्या क्या आएगा, एक आएगा जब ये 0 होगा, ठीक है, दोनों का गुणनखंड 0, मतलब दोनों का गुणा 0 है, यानी या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी ना किसी का भी गुणा 0 होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास r - 10 क्या है, 0 है, ठीक है, तो यानी r बराबर कितना होगा, 10 होगा, होगा। अच्छा दूसरा कंडीशन, या जब r - 3 बराबर 0 हो, ठीक है, तो r बराबर कितना होगा, 3 होगा, 3 होगा ना। r के यहाँ पे 2 मान आ रहे हैं, देखना है कौन सा सही होगा, ये देखना ना, ये देखना ना। अच्छा हमने एक तरीका बताया था इससे पहले, एक हमने नियम बताया था, हमारे पास क्या होता है, NPR होता है कि नहीं, बराबर क्या होता है, क्या होता है, n फैक्टोरियल बटे n माइनस r का फैक्टोरियल लिखते हैं। और एक चीज और हमने बताई थी परिचय 7.3 के फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पे जो r होता है, यहाँ पे जो r होता है ये 0 या 0 से बड़ा होता है, और बहुत मतलब मैक्सिमम n तक होता है, ठीक है, n से छोटा ही होगा या तो n के बराबर होगा। भाई देखो देखो देखो, अगर हमारे पास n वस्तुएं हैं उसमें से हम r ही वस्तुओं को लेंगे ना, ठीक है, और r कहाँ तक हो सकता है, n तक हो सकता है, यानी अगर हमारे पास 12 वस्तुएं हैं उसमें से हम ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं ना। जैसे अगर हमारे पास 12 अंक हैं, अगर हम बोल दें इन 12 अंकों से कोई डिजिट बनाओ, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, या तो 10 अंक से बनाओ, 9 अंक से बनाओ, कभी हम ही कहेंगे क्या 12 अंक है उसमें से 13 अंक लेकर के अंक बनाओ, डिजिट बनाओ, नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो जो r का मान है वो मैक्सिमम तो n ही रहेगा ना, मैक्सिमम n ही रहेगा, या तो n से छोटा होगा, और ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा,
ठीक है, यानी यहाँ पे जो आर है वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक होगा, 5 तक होगा, या तो 5 होगा या तो 5 से छोटा होगा, ये होगा ना, देखो यही होगा ना, और यहाँ पे 6 है, समझे। तो यहाँ पे आर का कौन सा मान सही है कौन सा गलत है, आर बराबर 3 सही है, ये गलत है, समझे कैसे, क्योंकि आर जो होगा वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होता है या तो n के बराबर होता है या n से छोटा होता है। समझ में आया कि नहीं, इसका दूसरा वाला पार्ट आप लोग खुद से करिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, सेकंड क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं क्या बोला है, इक्वेशन, ये लिखा है इक्वेशन, इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। यानी हमारे पास एक वर्ड दिया है इक्वेशन, इसमें से किसी भी अक्षर को रिपीट नहीं करना है, यानी ई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, क्यू यू ये सब जितने भी वर्ड है, मतलब जितने भी अक्षर हैं वो सब रिपीट नहीं होना चाहिए एक भी बार, इन्होंने बोला है तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके, केवल एक ही बार उपयोग करके अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। यानी हमको ये बताना है कि इसमें जो अक्षर हैं, जितने भी अक्षर हैं, इनका यूज करके हम कितने कितने वर्ड बना सकते हैं। समझ में आया क्वेश्चन, आसान है। हमारे पास 8 कितना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर दिए गए हैं, इन्हीं 8 अक्षरों से हमें बताना है कि कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आओ सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा देख लेते हैं कोई रिपीट हुआ है क्या, इसमें से कोई रिपीट हुआ है, नहीं रिपीट हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन E Q U A T I O N के अक्षरों से मिलकर बनने वाले शब्दों की संख्या, यही ना निकालना है, शब्दों की संख्या क्या होगी, जल्दी बोलो क्या होगी। टोटल हमारे पास 8 दिया है और 8 का यूज करना है, यानी 8p8, ये p बन गया, ओहो 8p8, समझे। क्या होगा 8 फैक्टोरियल होगा ना, अरे देखो ऊपर 8 फैक्टोरियल बटे 8 माइनस 8 फैक्टोरियल लिखते हैं, और 8 में से 8 गया 0, यानी 0 फैक्टोरियल का मान हमारे पास होता है 1, और इसको हमने बताया भी था कैसे ये 8 फैक्टोरियल आता है। अब इसका मान निकाल सकते हो, 8 फैक्टोरियल का गुणा करना है, 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, गुणा कर दो, कितना आएगा, यहां से गुणा कर सकते हो ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है, मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है, ठीक है। इसमें पहला केस है, यदि एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, दूसरा केस है एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं, और तीसरा केस है सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसका पहला हम सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास टोटल कितने अक्षर हैं मंडे में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मंडे MONDAY, मंडे बने सोमवार, मंडे शब्द के किन्हीं 4 अक्षरों के प्रयोग से बनने वाले कुल शब्दों की संख्या, यही ना होगा, शब्दों की
संख्या। बोलो क्या होगी, क्या होगी? हमारे पास टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे पास दिया हुआ है, इसमें से हमको कितना लेना है? सिर्फ 4, तो 4 लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल बटे 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, मान निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल बटे 6 में से 4 गया 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जा? 6 पच्चे 30, 30 चौके 120। अब आगे गुणा कर लेना यार, ठीक है। 6 पच्चे 30, 3 चौके 12 यानी 120, 120 को 3 में गुणा करो 360 आ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक समय में सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, बहुत आसान है, यानी 6 है, 6 के 6 भी ले लो, ठीक। मंडे, MONDAY, मंडे शब्द के सभी अक्षरों के प्रयोग से आगे लिखना बनने वाले कुल शब्दों की संख्या, ठीक है, लिख लोगे? अरे बनने वाले कुल शब्दों की संख्या बराबर क्या होगी? हमारे पास टोटल कितना है? 6 है, 1 2 3 4 5 है, 6 है तो इसको क्या लिखेंगे? 6p6 बराबर 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, मान निकाल लेना 6 फैक्टोरियल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकाल लोगे? अरे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कर लेना, आंसर आ जाएगा। अगला, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। प्रथम अक्षर एक स्वर है। अच्छा हम इसको मिटा दें तब इसको सॉल्व करें, इसको मिटा दें, नोट कर लो। तो इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, तीसरा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है। सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर क्या होना चाहिए? एक स्वर होना चाहिए। अच्छा हमारे पास कुल कितनी जगह होंगे? 6 जगह होंगे, होंगे कि नहीं? 1 2 3 4 5 1 6, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मंडे में कितने स्वर हैं? कितने स्वर हैं? एक ओ है, एक ए है, और कोई है क्या? एक ओ है, एक ए है, यही हो सकते हैं ना। यानी यहां पे या तो ओ आएगा या फिर ए आएगा, ठीक है। यानी हम इसको 2 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। स्वरों की संख्या कितनी है? लिख लेना, स्वरों की संख्या 2 है ना, एक ओ है और एक ए है। तो पहला केस देख लेते हैं, इसको हम केस बना के लिखेंगे, केस फर्स्ट, याद है ना? इसके पहले क्वेश्चन किया हमने केस फर्स्ट बना करके। अच्छा मान लेते हैं हमारे पास पहला अक्षर हम लेते हैं, पहले कौन सा आया? ओ आया, चलो पहले ओ को ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 1 6, ओ को हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, फिक्स कर दिया। अब देखो प्रथम अक्षर ओ होने पर, क्या लिखा है? होने पर शब्दों की संख्या क्या होगी? जल्दी बोलो, शब्दों की संख्या। अब हमारे पास कुल कितने अक्षर बचे हैं? एक तो गायब हो गया, बचा कितना? हाँ 5 बचा, ठीक है। 5 में से हमको कितना भरना है? 1 2 3 4 5, यानी 5 में से टोटल 5 लेना है। समझ में आया कि नहीं? तो 5p5 इसका मान आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, आ जाएगा कि नहीं? इसका मान निकाल लेना। चलो केस 2 देखते हैं, ठीक है। केस 2 में पहले हमने ओ भर दिया, अब हम ए को फिक्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हम ए को यहाँ पे फिक्स कर दिए, कितना जगह बचा, कितना अक्षर बचा? तो हम क्या लिखेंगे? प्रथम अक्षर ए होने पर शब्दों की संख्या क्या होगी? जल्दी बोलो। हमारे पास कुल कितने अक्षर बचे हैं? 5, और हमको कितनी जगह भरना है? 1 2 3 4 5,
ठीक है, तो 5p5, इसका भी कितना आएगा 5 फैक्टोरियल। अच्छा, शब्द मतलब ओ आने पर, अक्षर ओ आने पर कुल शब्दों की संख्या कितनी है 5 फैक्टोरियल, और अक्षर ए आने पर शब्दों की संख्या कितनी है 5 फैक्टोरियल। तो टोटल कितने हो गए, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, प्रथम अक्षर यहां लिख देते हैं, प्रथम अक्षर स्वर आने पर कुल शब्दों की संख्या, शब्दों की संख्या क्या होगी, जल्दी बोलो, 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, मान निकल जाएगा। अरे 5 फैक्टोरियल का मान निकाल देना है, उसी को जोड़ देना, ठीक है, या फिर उसको 2 से गुणा कर देना, ठीक है। तो हम इसको लिख लेना, अतः यहाँ पे लिख देना, ये छोटी क्या है, अतः प्रथम अक्षर स्वर आने पर कुल शब्दों की संख्या इतनी है, ठीक है, समझ गया, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्या बोला है, मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं, ठीक है। यानी हमको ये जो शब्द हमारे पास दिया है मिसिसिपी, इसके अक्षरों से मिलकर बनने वाले उन शब्दों की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 आई हैं इसमें, ठीक है। तो इसके जब हम क्रमचय बनाएंगे, कुछ कुल विन्यास यानी अरेंजमेंट बनाएंगे, तो कुछ में तो ऐसा होगा कि आई जो है एक ही साथ आ जाएगा, ठीक है, होगा ना। तो हमको उन शब्दों की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। अच्छा, तो हम काम करते हैं, ये जो मिसिसिपी है, इस शब्द के अक्षरों से बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसमें से उन शब्दों को घटा देते हैं जिसमें चारों आई एक साथ आते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये जो मिसिसिपी है, इसके अक्षरों से मिलकर बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी है, मान लेते हैं 8 है, ठीक है। और हम मान लेते हैं, ठीक है, कि उसमें से जो 8 अक्षर हमने बनाया, 8 शब्द हमने बनाया है इसके अक्षरों से, उसमें से कुल 2 ऐसे शब्द आ रहे हैं जिसमें चारों आई एक साथ आ रहे हैं, इसमें से 2 ऐसे शब्द आ रहे हैं जिसमें चारों आई एक साथ आ रहे हैं। तो कुल कितने ऐसे शब्द होंगे जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आते होंगे, कितने होंगे, अरे 8 में से 2 को घटा देंगे, ठीक है, तो 6 हो जाएगा। तो वही हम करने जा रहे हैं, मिसिसिपी शब्द के अक्षर से बनने वाले कुल शब्दों की संख्या, ठीक है, टोटल निकाल लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना मिसिसिपी, MISSIPI के अक्षरों से बनने वाले कुल शब्दों की संख्या बताओ क्या होगी, शब्दों की संख्या बताओ क्या होगी, हमारे पास कुल कितने हैं अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, ठीक है, 11 है ना। अच्छा, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ चीजें रिपीट हुई हैं, आई जो है वो 4 बार आया है, और एस जो है वो भी 4 बार आया है, और पी जो है वो 2 बार आया है, ठीक है। तो इसके अक्षरों से बनकर कुल शब्दों की संख्या क्या होगी, टोटल कितने हैं 11 है ना, ठीक है, 11 फैक्टोरियल बटे, अब जितने रिपीट हुए हैं उसको हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। 4 बार आई आया है तो 4 फैक्टोरियल गुणे एस भी 4 बार आया है तो 4 फैक्टोरियल गुणे पी जो है वो 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल, आंसर निकल जाएगा।
निकाल लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको निकाल लोगे? अरे इसको सॉल्व कर लेना यार, ठीक है, कर लोगे? चलो कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको क्या करना है, अगला क्वेश्चन है हमको जो करना है उसको हम देखते हैं, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है। हाँ हम लिख देते हैं, हम देखते हैं मिसिसिपी के अक्षरों से बनने वाले उन शब्दों की संख्या जिसमें चारों आई एक साथ आते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? कुल शब्दों की संख्या जिसमें चारों आई एक साथ आते हैं। ये क्या लिखा है? एक साथ आते हैं, इसको निकालते हैं। चारों आई एक साथ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, चारों आई को हम एक पास लेकर आते हैं तो बचा क्या हमारे पास? एम बचा है, आई हमने निकाल दिया, डबल एस, फिर से डबल एस और फिर डबल पी, ठीक है। चारों आई को हमने बाहर निकाल दिया, 1 2 3 4, इसको हम बोल देते हैं एम। बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। तो अब हमारे पास चारों आई की जगह पे हमारे पास एक और अक्षर आ गया एम, ठीक है, आ गया। अब हमको इन अक्षरों से ए स्मॉल एम है, यहाँ पे कैपिटल एम है, याद रखना, ठीक है। तो इन अक्षरों से बनने वाले कुल शब्दों की संख्या निकाल देते हैं, ठीक है। अरे देखो, इन अक्षरों से मिलकर बनने वाले कुल शब्दों की संख्या निकाल लेते हैं। वही ना होगा जिसमें क्या होगा, जहां पे एम आएगा वहां पे चारों आई अपने आप एक पास आ जाएंगे। देखो 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 देखो, हमारे पास मान लो यही एक शब्द है, ठीक है, एम डबल एस, अच्छा 4 बार ऐसे, एम डबल एस डबल पी एम, ये हमारे पास इससे मिलकर के एक शब्द बना है। तो जहां पे एम आया है वहां पे चारों आई आ गए होंगे। एम यहाँ पे आएगा, फिर चारों आई यहाँ पे आ जाएंगे। एम बीच में आएगा तो चारों आई बीच में आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी हम निकाल लेते हैं इन अक्षरों से मिलकर बनने वाले कुल शब्दों की संख्या। वही होगी ना कुल शब्दों की संख्या जिसमें चारों आई एक साथ आएंगे, वही होगा ना। आते हैं, बताओ क्या होगा? अब हमारे पास टोटल कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही अक्षर है ना। तो हमारे पास कुल टोटल 8 अक्षर हैं। अब देखते हैं कौन कौन सा रिपीट हुआ है। तो ऐसा जो है हमारे पास 4 बार आया है तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है। पी हमारे पास 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यानी हमारे पास इतने ऐसे शब्द होंगे जिसमें चारों आई एक साथ आए। नहीं समझ आ रहा? अरे हमने इसको एम मान लिया है और जहां जहां एम आ जाएगा चारों आई वहीं पे आ जाएंगे। अब हमको निकाल के आ रहे हैं कुल शब्दों की संख्या जिसमें चारों आई एक साथ आ रहे हैं। तो इतने कुल ऐसे शब्द बनेंगे जिसमें चारों आई एक साथ आएंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये टोटल है और ये उन शब्दों की संख्या है जिसमें चारों आई एक साथ आते हैं। तो इन दोनों को घटा देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। समझे? हाँ, तो हम निकाल रहे हैं क्या? हाँ, तो हम क्या निकालते हैं? कुल शब्दों की संख्या जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। ये हमको निकालना है तो निकाल लेते हैं। ऊपर है हमारे पास 11 फैक्टोरियल बटे यहाँ पे हमारे पास 4 फैक्टोरियल गुड़े 4 फैक्टोरियल गुड़े 2 फैक्टोरियल। इसमें से हमको माइनस करना है 8 फैक्टोरियल बटे
4 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल। सॉल्व हो जाएगा? अरे सॉल्व कर लेना यार, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, सॉल्व कर लेना, देखना इसका आंसर कितना आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक प्रश्नावली 7.3 में सबसे अच्छा क्वेश्चन हमको यही लगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक 11वां क्वेश्चन है, परम्यूटेशन, ठीक है, PERMUTATIONS, परम्यूटेशंस। शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। पहला कंडीशन, यदि पहला कंडीशन चयनित शब्द का प्रारंभ P से तथा अंत S से होता है। तो पहला वाला हम देखते हैं, पहला कंडीशन यानी क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला, परम्यूटेशन मीन्स क्या होता है? हेलीकॉप्टर का इंजन क्रमचय होता है। तो आओ देखते हैं परम्यूटेशन को कैसे व्यवस्थित करना है। चयनित शब्द का प्रारंभ P से तथा अंत S से होना चाहिए। पहले हम देख लेते हैं हमारे पास शब्द क्या है। क्या है? PERMUTATIONS, ये है। चलो अब हमको इसको व्यवस्थित करना, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास 12 अक्षर हैं, 12 अक्षर है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, हमको क्या करना है? चयनित शब्द P से, क्या है? प्रारंभ P से होना चाहिए, यानी हमको यहाँ पे P को फिक्स कर देना है, ठीक है। तो यहां से P उड़ गया, P उड़ गया। आगे क्या है? और S से अंत होना चाहिए, यानी S को यहाँ पे फिक्स कर दो, समझे। यहां से S भी उड़ गया। हमारे पास 12 अक्षर थे, अब कितने बचे? कितने बचे? 10 बचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही ना बचे, 10 ही ना बचे। और हमारे पास जगह कितना है? 10 जगह है। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्व करने के लिए? हाँ, अक्षर P से आरंभ और S से अंत होने वाले कुल शब्दों की, अरे निकालना है ना, शब्दों की संख्या, यही निकालना है ना। तो हमारे पास कुल कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? 10 ही ना बचे हैं। और हमारे पास जगह कितने हैं? 10, ठीक है। हमारे पास टोटल 10 हैं, तो 10 फैक्टोरियल बटे जो रिपीट हुआ है उसके फैक्टोरियल से इसको भाग दे देंगे, समझे। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आया। ये आएगा 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल। यही होगा, ये बटे 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कर लेना, देखो कितना आंसर आया, देख लेना इसका कितना आंसर है, गुणा कर लेना, ठीक है। गुणा कर लोगे ना? हाँ, तो अब इसका गुणा कर लेना। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लो। तो इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखते हैं। चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ आते हैं, ठीक है, सभी स्वर एक साथ आते हैं। तो हम इसको दूसरा वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्या है? परम्यूटेशन, PERMUTATIONS, यही है। अच्छा, इसमें देखो स्वर कौन कौन से हैं, उसको हम इकट्ठा कर लेंगे, उसको हम M मान लेंगे। तो हमारे पास एक E है, और क्या है? U है, और A है, और O है, और I भी है, ठीक है। ध्यान से देखो, इसमें पांचों के पांचों 1 2 3 4 पांचों के पांचों स्वर आ गए हैं।
ए ई आई ओ यू होते हैं ना, अरे यही ना होता है, ए ई आई ओ यू यही ना होते हैं 5 स्वर। तो देखते हैं, तो सॉल्व करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, ए ई आई ओ यू यही है ना, इसमें इन पांचों को मिला करके हम एक स्मॉल एम बोल देते हैं, बोल दें। हाँ अच्छा, अब हमारे पास कुल कितने अक्षर हो गए, ध्यान से देखो, पी है, आर है, एम है, टी है, फिर टी है, फिर एन है, फिर एस है, और यहाँ पे हम एम लिख देते हैं। समझे? अब देखो हमारे पास कुल कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं, 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है ना। तो अब हम देखते हैं इन आठों अक्षरों से कुल कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इन 8 अक्षरों से मिलकर बनने वाले कुल शब्दों की संख्या क्या होगी, जल्दी बोलो, क्या होगी, बोलो क्या होगी। यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 बार टी आया है, ठीक है, और हमारे पास कुल कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर 8 फैक्टोरियल बटे जो रिपीट हुआ होगा उसका फैक्टोरियल लेकर के डिवाइड कर देंगे। टी 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अभी देखो अभी इसका आंसर है नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ए ई आई ओ यू है वो भी तो बदलेगा आपस में, कभी यू इधर आ जाएगा, ए उधर चला जाएगा, ओ इधर आ जाएगा, फिर इधर इस तरह होगा कि नहीं अरेंजमेंट, इसके विन्यास तो बदलेंगे ना। ध्यान से देखो, हमको क्या बोला है कि स्वर जो होना चाहिए एक साथ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास एक शब्द बन गया है, हमारे पास ये एक शब्द बना है, ठीक है, ये बनेगा ना, एम एक पास आया है यानी ए ई आई ओ यू एक साथ आ गए हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसमें क्या हुआ, पी आर एम टी टी एन एस एम, ये एक ए बना है, उसमें से एक ये भी बनेगा ना शब्द। अब ध्यान से देखो इसमें क्या हुआ है, एम की जगह पे एक बार ये आ गया, ठीक है, एक बार ये भी तो आ सकता है, ए ई आई यू इधर आ गया, ओ उधर चला गया, ठीक है। अब देखो और क्या हो सकता है, यू को इधर लेते आओ, ए ई आई ओ ये भी हो सकता है। इस तरह के कई विन्यास इसके भी तो बन सकते हैं, और ये सब कहाँ आएंगे, इसके पास आएंगे, कभी ये आएगा कभी ये आएगा, इस तरह हमको देखना है कुल कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, ठीक है ना। ये तो अब देखो ये यहाँ पे एम भी इधर उधर होगा, कभी एम इधर आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा ना। देखो कभी यहाँ पे आया है तो कभी यहाँ पे आ जाएगा, एम पहले ही आ जाएगा, पी आर एम टी टी एन एस, इस तरह भी तो हो सकता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं, चलो यहाँ पे पहले देखते हैं कि इससे कुल कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, ए ई आई ओ यू से कुल कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, चेक करें। अभी तो हमने वैसे ही लिख दिया डॉट डॉट डॉट, अभी देखना भी तो है कहाँ कितने अरेंजमेंट बनेंगे। तो हम देखते हैं ए ई आई ओ यू से बनने वाले कुल शब्द लिखो या विन्यास लिखो, एक ही बात है, ठीक है। विन्यास क्या होगा, हमारे पास कुल कितने हैं, 5 हैं, 5p, अब हमको पांचों लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, यानी ए ई आई ओ यू से कुल 5 फैक्टोरियल तक अरेंजमेंट विन्यास बनेंगे, ठीक है। और ये इतने बनेंगे, यानी ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे एम यहाँ पे आता,
ठीक है, m यहाँ पे आता तो इससे रिलेटेड कुल 5 फैक्टोरियल तक शब्द बन सकते थे, समझे। जैसे यहाँ पे m है, एक बार ये आएगा, एक बार ये आएगा। अगर मान लो 2 ही होते हैं तो इससे रिलेटेड 2 शब्द बनते कि नहीं। देखो m की जगह पे ये आ गया, एक शब्द बन गया, m की जगह पे ये आ गया, 2 शब्द बन गया, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास अरेंजमेंट कुल कितने हैं, m फैक्टोरियल हैं, m फैक्टोरियल है ना। तो यानी इससे रिलेटेड कुल कितने शब्द बनेंगे, 5 फैक्टोरियल तक तो बनेंगे ना। इससे इसमें गुणा करोगे ना तभी ना आएगा। अब हमको तो ये भी तो पता है कि हमारे पास एक m तो एक ही जगह रुकेगा नहीं, कभी यहाँ पे भी आएगा, कभी यहाँ पे भी आएगा, कभी यहाँ पे भी आएगा। और इसका हमको मान पता है, इतना है ना। और ये जो बना है हमारे पास 8 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, इतना मान आएगा ना इसके जो अरेंजमेंट बनेंगे। तो हम क्या करें, इन दोनों को गुणा कर दें। समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है। इसका कुछ मान निकालोगे तो इसका मान क्या होगा, यानी m जो इधर उधर बदलेगा उसकी संख्या है, m जो कभी यहाँ आएगा कभी यहाँ आएगा, यानी कुल इतने शब्द बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, m जगह अगर एक पास है, एक जगह है, तो m में जो a e i o u है वो भी तो आपस में बदल रहा है ना, जगह तो आपस में वो भी बदल रहा है, ठीक है। तो अगर एक अरेंजमेंट होता तो हमारे पास कुल कितने बनते, 5 बनते। और हमारे पास अगर 8 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल है तो कितने बनेंगे, यानी इसको इससे गुणा कर देंगे, आ जाएगा कि नहीं। अभी नहीं समझ आ रहा है समझ में। चलो इसको शुद्ध लैंग्वेज में समझते। अगर मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कुल 2 शब्द बनते, ठीक है, माना है, ठीक है, ये हमने माना है। इसे मान लो हमारे पास टोटल 2 शब्द बनते, ये वाला, ठीक है, 2 शब्द बनते। और यहाँ पे जो ए ई आई ओ यू का जो अरेंजमेंट है वो मान लेते हैं हम 3 बनता, ए ई आई ओ यू एक आधा और लिख देते हैं, ठीक है। यानी ध्यान से देखो, यहाँ पे मान लो हमारे पास 2 बने हैं, ठीक है। तो m के जगह पे एक बार ये आएगा तो 1 शब्द बना, एक बार ये आएगा 2 शब्द बना, फिर एक बार तीसरा आएगा तो 3 शब्द बन गया, 3 शब्द बन गया ना। अब देखो फिर m यहाँ पे आया तो एक बार ये आएगा, फिर एक बार ये आएगा, फिर एक बार, फिर 3 शब्द बना, 6 शब्द हो गया ना। तो 6 शब्द कैसे आए, इन दोनों को गुणा कर दो तो भी तो आ जाएगा, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं, टोटल इन 8 अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या इतनी है, और इसके जो कुल अरेंजमेंट है, कुल विन्यास है, वो 5 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कुल कितने शब्द ऐसे बनेंगे जहां पे सभी स्वर एक साथ आएंगे, तो उसका मान क्या होगा, सभी स्वर एक साथ आने पर शब्दों की संख्या क्या होगी। ये हमने एग्जाम्पल में भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। परिचय 7.3 का 3rd वाला पार्ट देख लीजिएगा, उसमें हमने और भी डिटेल्स समझाया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर चेक कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आता है, अभी लिख दो, आता है सभी स्वर एक साथ आने पर शब्दों की संख्या क्या होगी, 8 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, ये 6 नहीं है, 2 फैक्टोरियल गुणे 5 फैक्टोरियल, गुणा करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 24,19,200, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या है, चयनित शब्द में P तथा S के मध्य सदैव 4 अक्षर आते हैं, ठीक है। यानी हमको कुल ऐसे शब्दों की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें P और S के मध्य 4 अक्षर आए, समझ गए, P और S के मध्य 4 अक्षर आए, ऐसे हमको शब्दों की संख्या ज्ञात करनी है। ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, हमारे पास कुल कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ठीक है। तो 12 जगह बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको बाकी मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो,
ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं यहाँ पे P लिख देते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे P लिख दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे बोला है P तथा S के मध्य कुल 4 अक्षर आने चाहिए, यानी P और S के बीच में कुल 4 गैप होंगे। ध्यान से देखो, P और S के मध्य कितने 4 गैप होंगे ना, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 को छोड़ करके हम यहाँ पे S लिख देते हैं, ठीक है। अभी देखो, अब समझ में आ गया। इसी टाइप के हमको शब्दों की संख्या निकालनी है। लेकिन एक बात और है, एक बात और है, यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि P यहाँ पे हो, P यहाँ पे हो, तो S कहाँ पे चला आएगा, S यहाँ पे चला आएगा, हो जाएगा कि नहीं। देखो P यहाँ पे है, S यहाँ पे है, गैप कितना है 1 2 3 4, है कि नहीं। ये भी हो सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि P यहाँ पे हो तो S कहाँ पे चला जाएगा, S यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। ये अलग अलग है, एक ही में जोड़ देना, ठीक है। अच्छा, फिर से ये भी हो सकता है कि P यहाँ पे हो तो S कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, समझे। देखो देखो देखो, फिर P यहाँ पे आ गया, उसके बाद फिर S यहाँ पे आ जाएगा, फिर P यहाँ पे आ गया तो S यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, फिर P यहाँ पे आ गया तो S कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब उसके आगे थोड़ी जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा ना। तो देखो कुल कितने अरेंजमेंट इस तरह बने, कुल कितने P और S की कुल कितनी स्थितियां बनी हैं। इसको हम यहाँ पे किए हैं, फिर यहाँ पे किए हैं, फिर यहाँ पे किए हैं, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है। और S को हमने फिर से यहाँ पे किया गया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। इसकी पोजीशन बदली गई है। कितनी बार पोजीशन बदली गई है। पहला तो ये खुद होता, एक दूसरे में ये P यहाँ पे होता और S यहाँ पे होता, 2 P यहाँ पे होता, S यहाँ पे होता, 3 P यहाँ पे होता, S यहाँ पे होता, 4 5 6 7, ठीक है। कुल 7 परिस्थितियां बनती। किस तरह की, किस तरह की, कभी ये इस तरह होता, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12, ठीक है। P यहाँ पे होता तो 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पे होता, इस तरह होता ना, इस तरह और भी बनते हैं। देखिए ना कैसे बनता, P को हमने यहाँ पे किया तो S यहाँ पे पहुंच गया। इस तरह कुल कितनी स्थितियां बन सकती थी, 7 बन सकती थी। लेकिन यहाँ पे ये तो नहीं बोला गया है कि S पहले होना चाहिए P बाद में होना चाहिए, ये तो नहीं बोला गया है ना। यानी यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि S पहले आ जाए और P बाद में आ जाए, ये भी हो सकता है कि नहीं। अरे थोड़ा तेज से बोलो, हो सकता है कि नहीं। यहाँ पे अगर हमने S रख दिया है तो P कहाँ पे रख सकते हैं, 1 2 3 4, 4 गैप के बाद P यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हमने यहाँ पे S रखा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे P नहीं S रहेगा, S रखा तो P कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमने रख दिया S तो फिर P यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर से हमने S को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया तो P फिर से यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे S रहेगा और यहाँ पे P आ जाएगा। यहाँ पे हमने S रख दिया तो यहाँ पे P आ जाएगा। यहाँ पे ये जो P की जगह पे हमने रख दिया S तो यहाँ पे आ जाएगा P, और यहाँ पे जहाँ पे P रखा है वहाँ पे हम S रख दिए तो फिर से सॉरी यहाँ पे अगर S रख दिए तो यहाँ पे P आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, 7 स्थितियां इसकी भी बनी हैं और 7 इसकी भी बनी हैं। 7 कब, जब P पहले आता है और S बाद में आता है, और 7 कब, जब S पहले आता है और P बाद में आता है। देखो पहला केस ये बनता, दूसरा केस इन दोनों का बनता, 2 3 4 5 6 7, 7 ये भी तो बने।
जब एस पहले आया पी बाद में आया, सात ये बने, और सात पी पहले आया और एस बाद में आया, ये सात बने। ठीक है, ये दोनों तरीके हैं, दोनों तरीकों से कोई तो समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, एस तथा पी की कुल स्थितियां, संभावित स्थितियां भी लिख सकते हो। ठीक है, कुल कितनी हैं, कितनी हैं, अरे सात ये है, सात ये है, कितनी है, 14 है ना। सात ये होता जब पी पहले आता और एस बाद में आता, और सात ये होता जब एस पहले आता और पी बाद में होता। टोटल 14 बन रहा है कि नहीं, बन रहा है। अच्छा, अब इसमें से कोई एक केस ले लेते हैं, अब इसको आसानी से अब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 12 जगह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जगह हैं। चलो मान लेते हैं हमने यहाँ पे P रख दिया और यहाँ पे हमने 1 2 3 4 छोड़ करके ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया। अब हमारे पास कुल कितने जगह हैं, कुल कितने जगह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जगह हैं। और हमारे पास जो शब्द था वो क्या था, परमुटेशन, PERMUTATIONS ये था। और इसमें से हमने P को और S को निकाल दिया है, निकाल दिया है ना। अब कितने बचे हैं अक्षर, 10। हमारे पास जगह कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जगह बचे हैं ना। अरे इन्हीं जगह में इसको भरोगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कुल कितने अरेंजमेंट आते हैं। ठीक है, कुल कितने अरेंजमेंट आते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे P को फिक्स किया है और यहाँ पे हमने S को फिक्स किया है। ठीक है, तो कुल कितने केस बनते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये लिख देते हैं, P तथा S को एक बार स्थित करने पर कुल विन्यास, देखो हमने एक बार फिक्स किया है P और S को। ठीक है, तो देख लेते हैं कुल कितने विन्यास बन सकते हैं, कितने बनेंगे, बोलो कितने बनेंगे। P और S को हमने फिक्स कर दिया है, जगह कितने हैं 10, हमारे पास अक्षर कितने हैं 10 ही ना है, तो कुल कितने विन्यास बनेंगे 10। P 10 नहीं, यहाँ पे T 2 बार आया है। ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इतना आएगा, इतना कुल। जब P यहाँ पे हो और S यहाँ पे हो तो कुल इतने विन्यास बनेंगे, इतने बनेंगे ना। तो ये एक बार का था, यानी मतलब जब S और P कहीं एक स्थिति के लिए था। P और S यहाँ पे तो यहाँ पे देखो, P और S अगर यहाँ पे हो तो कुल कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं, इतने विन्यास बनाए जा सकते हैं, ये एक स्थिति के लिए। तो हमने ये देखा कि P यहाँ पे हो सकता है, S यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, फिर P यहाँ पे हो सकता है, S यहाँ पे हो सकता है। तो इस तरह के हमने S और P की कुल स्थितियां कितना जानी है 14। अगर एक स्थिति होती तो कुल इतने विन्यास बनते, 2 स्थिति होती तो इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, होते हैं ना। अच्छा, 3 स्थिति होती तो 3 का गुणा करते थे। उसी तरह हमारे पास S और P की कुल कितनी स्थितियां 14। तो कुल S और P के मध्य 4 अक्षर आने वाले कुल शब्दों की संख्या कितनी होगी, इसको हमने 14 से गुणा कर देना है। ठीक है, समझ में गए, समझ में आ गया। चलो, P तथा S के मध्य 4 अक्षर आने पर कुल विन्यासों की संख्या, विन्यासों की संख्या क्या होगी, यहां नीचे लिख देते हैं, क्या होगी
हमारे पास कुल कितने हैं, एस और पी की कुल कितनी स्थितियां हैं, 14। हमारे पास एक स्थिति से इतना विन्यास बन रहा है, यानी 10 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल। चलो गुणा करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये हमारे पास 14 गुणे 10 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल। सॉरी यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, यहाँ पे भी गलती से लिखा गया, यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल है। और इसको थोड़ा सा और आगे मेहनत कर लेते हैं, 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल। अब ये कैंसिल आउट कर लेना, गुणा उड़ा कर लेना, देखो कितना आंसर आया। ठीक है, समझ गए। तो ये था प्रश्नावली 7.3 का सबसे इंटरेस्टिंग वाला पार्ट। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम परिचय 7.4 को देखेंगे। यहाँ पे वीडियोस को आने में थोड़ा सा लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सिर्फ एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को ही हम नहीं ला रहे हैं, हम आर डी शर्मा वगैरह के भी कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, तो बढ़िया कंटेंट लाने में थोड़ा सा समय लग रहा है, तो उसके लिए सॉरी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 7.4 के परिचय को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।